Guys, once again Ashura is with you. Yes guys, हमने पिछले लेक्चर में जो हमने किया था वो किया था हमने सिविल वॉर एंड सिविल वॉर के बाद हमने ये भी स्टडी किया कि किस तरह से बोल्शेविक्स ने सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश कर ली थी। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन। आप देख भी रहे हो कि बहुत दोनों जो नेम है वो बहुत अजीब से ही है, ठीक है, बट इनको ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नेम इतने अजीब क्यों है। ये बेटा स्टालिनिज्म जो वर्ड है ये किससे बना है? स्टालिन से। ये किससे बना है? स्टालिन से। तो स्टालिन कौन थे? अब आप ये देखिए, व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक कम्युनिटी के लीडर थे, उनकी डेथ जब जनवरी 1924 में हो गई तो उसके बाद स्टालिन, जोसेफ स्टालिन आए, उन्होंने रशिया की कमांड संभाल ली। तो रशिया की कमांड जब उन्होंने संभाली तो उन्होंने रशिया पे अपनी आइडियोलॉजी चलानी शुरू कर दी। तो जो जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने रशिया में फॉलो किया था वही थी स्टालिन की आइडियोलॉजी, मींस उसको उन्होंने नेम दिया स्टालिनिज्म। जो इज्म होता है ना, इज्म का ISM है, जो इज्म का मीनिंग होता है आइडियोलॉजी, तो ये स्टालिनिज्म का मीनिंग होता है स्टालिन की आइडियोलॉजी। क्लियर? तो इसका मैंने एक मीनिंग भी दिया आप लोगों को, द टाइम पीरियड व्हेन रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज हेडेड बाय स्टालिन। ठीक है, जब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को स्टालिन जो थे उसके लीडर बन गए थे, हिज आइडियाज डोमिनेटेड द USSR। USSR क्या था? सोवियत रशिया। एंड दैट पीरियड केम टू नोन एज स्टालिनिज्म। क्लियर? अब आपको स्टालिनिज्म का मीनिंग क्लियर हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिवाइजेशन। तो कलेक्टिवाइजेशन भी अपने आप में एक बहुत अजीब सा वर्ड है, बट ये बना कहां से है? कलेक्ट से। कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना। तो कलेक्टिवाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? तो स्टालिन ने उस टाइम में क्या किया था, काफी सारे पीजेंट्स की लैंड को कंबाइन कर दिया था। किसके लिए? एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए। तो उसकी ये पॉलिसी जो थी वो कलेक्टिवाइजेशन थी। इसका मीनिंग क्या है? कंबाइन लैंड ऑफ वेरियस फार्मर्स एंड देन रिफॉर्मिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑन कलेक्टिव बेसिस। समझ में आई बात? तो स्टालिनिज्म क्या था? स्टालिन की आइडियोलॉजी थी। और कलेक्टिवाइजेशन क्या था? स्टालिन ने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने के लिए वेरियस फार्मर्स की लैंड को कंबाइन करवा दिया था। तो कलेक्टिवाइजेशन एक पॉलिसी थी। अब ऐसा उसने किया तो किया क्यों? रीजंस फॉर कलेक्टिवाइजेशन अब हम रीड करेंगे। यस, देखिए, बाय 1927 सोवियत रशिया मींस USSR वाज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। 1927 में सोवियत रशिया में शॉर्टेज ऑफ फूड थी। आगे मैंने विद इन ब्रैकेट लिखा है फूड ग्रेन्स, विद इन ब्रैकेट लिखा है स्पेशली इन टाउन्स। वो स्पेशली इन टाउन्स ही क्यों थी? वो क्यों थी? देखिए, क्योंकि कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे वो तो अपने लिए, अपनी मतलब पर्सनल यूज के लिए जितना उनको रूटीन में चाहिए था वो लैंड पे अपना एग्रीकल्चर के थ्रू फूड ग्रेन जो है प्रोड्यूस कर लेते थे। अब जो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो उन्होंने खुद यूज कर लिया, तो टाउन्स तक कुछ भी पहुंच नहीं पाता था। ये कह लो कि बहुत कम पहुंच पाता था, जिसकी वजह से टाउन्स में फूड ग्रेन की शॉर्टेज उन्हें फेस करनी पड़ी। अब इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए थे टू ओवरकम दिस गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ग्रेन मार्केट में बेचा जाता था ना उसके प्राइस फिक्स कर दिए। कहने का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर जो थे, फार्मर्स थे, वो अपना ग्रेन जो मार्केट में बेचेंगे उनका एक फिक्स्ड प्राइस है कि तुमने इस प्राइस पे ही बेचना है। बट पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट एट दिस प्राइस। बट पीजेंट्स ने उस प्राइस पे ग्रेन को बेचने से मना कर दिया। इस तरह से एक सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट थी, जो ये कह लो कि रशियन कम्युनिस्ट की पार्टी थी, उसमें और पीजेंट्स में एक कंफ्लिक्ट सा क्रिएट हो गया। क्योंकि पीजेंट्स जो थे अपनी मर्जी से अपने जो प्राइसेस वो नहीं ले सकते थे, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए थे। उसके बाद स्टालिन बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स, विद इन ब्रैकेट मैंने लिखा है कुलाक्स, तो इसका मीनिंग मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. स्टालिन ये सोचता था जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स मींस कुलाक्स उस टाइम में कौन थे? कुलाक्स एक वर्ड दिया गया आप लोगों को। कुलाक्स उस टाइम में कौन थे?
बहुत ही ठीक ठाक इनके रिच टाइप के फार्मर्स थे, जिनके पास लैंड भी बहुत सारी थी, पैसा भी ठीक ठाक था, इनके हेल्दी वेल्दी थे वो, तो उन्हें रिच पीजेंट्स को कुलाक्स का नेम दिया गया है उस टाइम में। तो उन्होंने स्टॉक को क्या किया था, होर्ड किया हुआ था, किसके लिए, ताकि वो इन फ्यूचर उसे अगर बेचे तो हायर प्राइस पे बेच सके, उन्हें प्राइस ज्यादा मिल सके। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या एक पॉइंट उठाया गया, स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड। गवर्नमेंट ने क्या एक पॉइंट उठाया, स्पेकुलेशन, जैसे मैंने अभी वर्ड दिया ना आपको, होर्डिंग, होर्डिंग यानी कि स्पेकुलेशन, के स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि स्पेकुलेशन जो है वो स्टॉप की जानी चाहिए और सप्लाई जो फूड ग्रेन की सप्लाई है वो कन्फिस्केट की जानी चाहिए। मैंने कन्फिस्केट का मीनिंग यहाँ आप लोगों को क्लियर कर दिया। कन्फिस्केटेड मींस टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी एज पनिशमेंट, किसी से, यानी कि चाहे यहाँ पे हम फार्मर्स से ले लें या जो अपना स्टॉक होल्ड करके रखते हैं उनसे। ठीक है, जो पर्सन अपना स्टॉक होल्ड करवा लेते हैं कि इन फ्यूचर वो हाई प्राइसेस पे सेल करेंगे, तो उनसे वो सप्लाई कन्फिस्केट कर दी गई एज ए पनिशमेंट, उनसे वो सप्लाई इनके फूड ग्रेन वापस ले लिया गया। उसके बाद है ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज वर टूवर्ड। अब स्टालिन ने क्या कहा, क्या किया, जिन एरियाज में ग्रेन प्रोड्यूस होता था ना, वहां पे अपने उन्होंने पर्सन्स भेजे, पार्टी के कुछ लोग भेजे, उन्होंने सुपरवाइज किया। क्या सुपरवाइज किया, सुपरवाइजिंग एंड फोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग कुलाक्स। उन्होंने सुपरवाइज किया कि कुलाक्स ने ग्रेन तो कलेक्ट नहीं किया हुआ, मींस होर्डिंग तो नहीं की गई, तो जिन्होंने होर्ड किया हुआ था उन पे रेड डाली गई। समझ में आ गई बात। अब इतना कुछ तो स्टालिन ने करवा दिया था कि जो फूड शॉर्टेज थी उसको भी मतलब जो फूड शॉर्टेज क्यों फेस की जा रही है और टाउन्स में ही क्यों फेस की जा रही है, और उसके बावजूद गवर्नमेंट ने प्राइस भी फिक्स कर दिया, लेकिन पीजेंट से वो प्राइस ले देने से ग्रेन को, मतलब ग्रेन मना कर दिया। फिर जो कुलाक्स थे कंट्री साइड में उन्होंने होर्ड किया हुआ था, तो कितना किया था, उसके बावजूद भी उनका कन्फिस्केटेड कर दिया गया फूड ग्रेन को। तो उसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स कंटिन्यूड, उसके अब इतने स्टेप्स उठाने के बावजूद भी फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज जो थी वो कंटिन्यू रही थी। अब उसके लिए स्टालिन ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए थे। अब स्टालिन ने जो चीज फेस की, जो सोचा समझा, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट दिए। स्टालिन ने क्या कहा, अब ये देखिए, अगर मेरे पास अपनी लैंड है, मेरे पास इतना हिस्सा लैंड का है, सपोज मेरे ब्रदर के पास इतना है, मेरी सिस्टर के पास इतना है, अब सबके पास अपने इतने इतने शेयर है ना लैंड के। अब अगर इतने ही शेयर पे मैं अपना एग्रीकल्चर करती हूँ, मेरा ब्रदर इतने पे अपना करता है, सिस्टर इतने पे अपना करती है, ठीक है, अब लैंड इतनी है, अब लैंड की बाउंड्री बनाने में भी कुछ एक हिस्सा खत्म हो जाता है। अब इतने से हमारी लैंड इतनी हो गई, अब सभी की लैंड जो है इतनी, मतलब इतना इतना हिस्सा जो है सबका कम हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो लैंड का जब इतना हिस्सा कम हो जाएगा, और दूसरी बात ये, मैं अपने तरीके से एग्रीकल्चर करती हूँ, ब्रदर अपने तरीके से एग्रीकल्चर करता है, सिस्टर अपने तरीके से करती है, तो सबका तरीका अलग अलग हो जाएगा, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे भी इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। अब बजाय इसके कि सभी अपने अपने हिस्से पे एग्रीकल्चर करें, अगर सभी का हिस्सा कलेक्ट कर लिया जाए, मींस अब इतना इतना होने की बजाय सभी को इतना कर दिया जाए, तो क्या होगा, एक बड़े हिस्से पे एग्रीकल्चर होगी, और जो बीच में इतनी इतनी बाउंड्री बनाने में भी लैंड खराब हो रही थी तो वो भी नहीं होगी, बाउंड्री एक ही बनेगी, तो लैंड टोटल तीनों की बाउंड्री इतनी ही जो है वो वेस्ट जाएगी। तो जब कलेक्ट कर ली जाएगी लैंड, तो उसके ऊपर क्या होगा, एग्रीकल्चर भी ज्यादा हो सकती है। तो स्टालिन ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स वाज आल्सो अ रीजन फॉर ग्रेन शॉर्टेज। ग्रेन शॉर्टेज का सबसे बड़ा रीजन क्या है, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, मतलब हर एक किसान के पास थोड़ा थोड़ा सा पार्ट होना लैंड का। तो इसकी वजह से क्या फेस करना पड़ा, स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म कुड बी मॉडर्नाइज। उन्होंने कहा है कि जिनके पास भी स्मॉल साइज है फार्म का, वो उसे मॉडर्नाइज करें, मींस फार्म शुड बी रन ऑन इंडस्ट्रियल लाइन विद मशीनरी, मींस फार्म पे इंडस्ट्रियल लाइन विद मशीनरी, मशीनरी से ही जो एग्रीकल्चर की जानी चाहिए। अब इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलाक्स। अब इसके लिए जरूरी क्या था, कुलाक्स को एलिमिनेट करना, ठीक है। कुलाक्स यानी कि जो रिच पीजेंट्स थे, मैंने अभी आपके यहाँ पे आप लोगों को बताया जो रिच पीजेंट्स थे, उन्हें क्या करना, एलिमिनेट करना, ठीक है, क्योंकि रिच पीजेंट्स थे वो छोटे छोटे जिनके पास थे फार्म, उनको तो आगे नहीं ना आने देते थे, वो खुद ही होर्ड कर लेते थे। उसके बाद लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड लैंड मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड,
अब स्टालिन ने खुद फेस किया कि लार्ज स्टेट कंट्रोल मींस गवर्नमेंट कंट्रोल करे लैंड को, ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ये तो स्टालिन ने अपने आर्गुमेंट दिए थे स्टालिन ने कि ऐसा करें तो फूड शॉर्टेज को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। अब जब गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया लैंड पे, तो उसके बाद एक सवाल उठता है, क्वेश्चन उठता है ये कि वर पीपल विलिंग फॉर दैट, कि क्या लोग इस चीज के फेवर में थे? नो, देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। अब लोग इस चीज के फेवर में नहीं थे कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे लैंड को, मतलब कलेक्टिवाइजेशन करे, तो काफी सारी प्रॉब्लम थी इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में। तो क्या प्रॉब्लम थी, अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, तो क्या प्रॉब्लम थी फ्रॉम 1929। अब स्टालिन ने जो कमांड संभाली थी रशिया के अपने हाथ में 1924 में, उसके बाद फूड शॉर्टेज आ गई। तो 29 में पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। पार्टी ने, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, इनकी बोल्शेविक की जो पार्टी थी, उसके बाद स्टालिन आया, तो उन्होंने पीजेंट्स को ये फोर्स किया कि वो कलेक्टिव फार्म्स पे ही कल्टीवेट करें। द बल्क ऑफ लैंड वर ट्रांसफर्ड। अब छोटे छोटे काफी सारे हिस्से जो थे पीजेंट्स के, वो ट्रांसफर किए गए किसको? टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। उसके बाद पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कुलाक्स प्रॉफिट द वाज शेयर। पीजेंट्स लैंड पे काम करते थे और कुलाक्स जो है प्रॉफिट में शेयर ले जाते थे, जो रिच पीजेंट्स थे। एंड रेज पीजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइवस्टॉक। अब पीजेंट्स जो थे गुस्सा आ गए कि उन्होंने कहा कि लैंड पे हम काम करते हैं और कुलाक्स प्रॉफिट में शेयर ले जाते हैं, तो उन्होंने क्या करा? अपने लाइवस्टॉक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया कि ना लाइवस्टॉक होगा और ना ही एग्रीकल्चर की जा सकती है। तो बिटवीन 1929 टू 31 लगभग 1/3 लाइवस्टॉक जो है वो, कैटल जो है वो खत्म हो गए। दोज हु रेसिस्टेड द कलेक्टिवाइजेशन, जिन्हें कलेक्टिवाइजेशन के लिए रेसिस्ट किया गया था, मजबूर किया गया था, वर सेवरली पनिश्ड। अब उन्हें पनिश किया गया, एंड मतलब जिनके कैटल भी खत्म हो गए थे, एंड मैनी वर डिपोर्टेड, और काफी लोगों को तो डिपोर्ट कर दिया गया, मींस उन्हें रशिया को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तो ये था आपका स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। क्या स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी कैसे दी थी, क्या आर्गुमेंट थे उसके, और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में। तो आप लोगों ने अब इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है, और दूसरी बात ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। ये स्टूडेंट्स, नाउ विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑन द रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। अब इसका जो इतना बड़ा नेम है ना, इसके नेम से डर मत जाना। इसके नेम का जो प्रॉपर मीनिंग है वो क्या है कि रशियन रेवोल्यूशन और यूएसएसआर का और कंट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये बोलना है। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी जब उन्होंने रशिया में जब वो गए थे, तो उन्होंने रशिया में वहाँ का सिस्टम देख के ही वहां से बहुत इंप्रेस हो गए थे। तभी उन्होंने हमारी कंट्री में भी सोशलिज्म का एक एस्पेक्ट रखा था। मींस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक है ना सोशलिस्ट सोसाइटी, है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट, तो वो वहीं से ही उन्होंने देख के वहां से इंप्रेस हो गए, तभी हमारी कंट्री में उसे भी क्या करवाया था, फॉलो करवाया था। तो आइए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन और यूएसएसआर का और कंट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ा था। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म, काफी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हो गई थी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी, और जैसे ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म कर ली गई थी। द बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल प्रॉब्लम्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स। यस, बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल प्रॉब्लम्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स। बोल्शेविक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कॉलोनियल प्रॉब्लम्स, अपनी कंट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनकरेज हुए। तो उससे क्या हुआ, मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर
participated the conference of the peoples of east. Yes, नॉन रशियन, काफी सारे जो नॉन रशियंस थे यूएसएसआर के आउटसाइड थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में। और वो कौन कौन से थे? वो ईस्ट, इनके ईस्टर्न पीपल थे। एंड बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटन। कॉमिंटन क्या होता है? मैंने इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक ने ये फाउंड कर लिया। क्या फाउंड किया था? बोल्शेविक फाउंडेड एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। यानी कि जब उसके साथ और कंट्रीज, इनकी यूएसएसआर के बाहर नॉन रशियन कंट्रीज भी जब उनके साथ मिल गई, ईस्टर्न कंट्रीज भी मिल गई थी, तो बोल्शेविक्स ने एक इंटरनेशनल यूनियन प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी फाउंड कर ली थी। देन some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East. Yes, कुछ दो कंट्रीज के जो लोग थे ना, वो एजुकेशन यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन भी लेते थे। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। यस, तब यूएसएसआर ने और कंट्रीज के सामने सोशलिज्म का एक आइडिया रखा कि सोशलिज्म का मतलब क्या है? वर्कर्स की सोसाइटी होना। क्योंकि मतलब क्या है कि वर्कर्स ही कंट्री को चलाते हैं। कंट्री को में चलाने में किसका हाथ होता है? इंडस्ट्रीज का। और इंडस्ट्रीज को चलाने वाले कौन होते हैं? वर्कर्स। अगर हम वर्कर्स को ही फैसिलिटीज नहीं देंगे तो फिर कंट्री आगे नहीं चल पाएगी। उसके बाद है The a backward country had become a great power. अब रशिया पहले एक बैकवर्ड कंट्री थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी पावर बन गई। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर जो है काफी डेवलप हुए। समझ में आ गई बात? उसके बाद बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका जो ध्यान था, मेन यूएसएसआर का जो मेन जो अटेंशन था, वो कहाँ पे लग गया था? और कंट्रीज पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने में। तो इससे क्या हुआ? अपनी कंट्रीज के लोगों की फ्रीडम जो है वो खत्म होती चली गई। एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। और अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को रिप्रेसिव पॉलिसीज मतलब क्या है? ऐसी पॉलिसीज को फॉलो करना जो कि कंट्री के फेवर में ना हो, तो उन पॉलिसीज को फॉलो करने लगे। द इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन आएगा यहाँ पे, द इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन of the USSR as a socialist country had declined. अब USSR की एक रेपुटेशन बनी हुई थी एज अ सोशलिस्ट कंट्री, वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गई। क्योंकि वहां पे लोग जो है, लोगों को ये लगने लगा था कि ये कंट्री तो अब हमें क्या कर रही है? हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। तो धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन डाउन होने लगी। इस तरह से सोशलिस्ट आइडियल्स थे स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल। सोशलिस्ट आइडियल्स जो होते हैं वो तभी स्टैब्लिश हो सकते हैं जब लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, जब यूएसएसआर ने लोगों की फ्रीडम को खत्म करना शुरू कर दिया तो उसकी अपनी भी वैल्यू डाउन होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से ये था आप लोगों का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। या स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी कोई भी वीडियो टिल पार्ट 7 तक, ठीक है, कोई भी वीडियो आप ओपन करके इजीली देख सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एक और बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी सारी की सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। ओके, टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है नाजिज्म जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में ही शो हो जाएगा। ओके, टिल देन बाय।